नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी, और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। और जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से नीचे रहेगी, 2 के डिजिट में रहेगी, ट्रिपल डिजिट में नहीं आएगी। इसके पीछे कई बार मैंने 2 बार मैंने बताया भी है। और कल से जो स्थितियां बनी हैं उत्तर प्रदेश में खासकर, कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। जहाज डूबता हुआ जहाज देखकर तमाम विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जहाज से कूद कर कहीं दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर जाना चाह रहे हैं जहां से वो जीत गए। मैंने कई कारण बताए थे। कुछ कारण ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सबके सामने आ गया। जो विभिन्न दलों से लोग वहाँ गए थे उनको लगा था कि वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा के साथ रहकर कोई भी विकास नहीं किया जा सकता। ये बात सब लोगों को समझ में धीरे धीरे आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को 2 ही चीज़ें आती हैं, एक नफ़रत फैलाना, एक अलगाव फैलाना समाज में, और दंगा फैलाना, हिंसा करना, हिंसा करवाना, नफ़रत फैलाना, दंगा करवाना। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का मूल तत्व है। इसके अलावा उन्हें सरकार चलाने नहीं आती है। आज जो स्थितियां देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं वो मात्र इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई भी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। वो सत्ता तो प्राप्त कर सकते हो आप नफरत फैलाकर, आप समाज को बांटकर, लोगों को बांटकर वोट तो हासिल कर सकते हो, लेकिन जब डिलीवर करना होता है, जब समाज को इकट्ठा करके लेकर चलना होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है, जैसा मैंने बताया है, उनका मूल विचारधारा बस मात्र यही है कि हम किस तरीके से नफरत फैलाकर, किस तरीके से लोगों के बीच में अलगाव करके, बंटवारा कर कर ये बांटने की, राज करो, बांटो और राज करो की नीति एक आध बार तो सक्सेसफुल हो जाती। तो इन्होंने 3 चुनाव जीत लिए। 2014 का चुनाव लोकसभा का जीत लिया, 2017 का विधानसभाओं के चुनाव जीते इन्होंने, और उसके बाद 2019 का लोकसभा पुनः इन्होंने जीत लिया। लेकिन जब धीरे धीरे अब सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि न तो ये डिलीवर कर पा रहे हैं, किसानों के मुद्दे वैसे ही बने हुए हैं, किसान उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में परेशान हैं, किसानों के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, उनको जो एमएसपी पे गारंटी मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर धान का रेट 1960 रुपये है तो आज 1100-1200 रुपये प्रति कुंटल किसान को बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। गेहूं के भी हाल आते ही हैं, 1400-1500 रुपये बेचना पड़ रहा है, 2000 रुपये के ऊपर रेट है, वो नहीं मिल रहा है। गन्ना की पेमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। मिल मालिकों के साथ तमाम मंत्रियों का साठगांठ पता चली है, तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम जगहों पर किसान एजिटेशन कर रहे हैं। हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को ब्याज न मिले, गन्ना किसानों को कहा जाता है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिली तो उसे ब्याज देना पड़ेगा सर। और ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, और 1966 का गन्ना एक्ट है, उसके खिलाफ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट जाकर उसने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि जो सरकार नौजवानों को रोजगार न दे पाए, जो सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ काम करे, जो सरकार महिलाओं को, खासकर वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, उसमें वो अपराधियों को बचाती हुई दिखती प्रतीत हुई। और इस पूरे 5 साल के शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी हमेशा यही शिकायत रही कि साहब जो है हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। ऊपर से लखनऊ से जो अधिकारी रहे, 9 की टीम रही, उन्होंने पूरा कंट्रोल पूरे उत्तर प्रदेश पे करने की कोशिश की। और जब आप 9 या 10 अधिकारियों के चंगुल में फंस जाएंगे, जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, तो वहीं से तानाशाही जन्म लेती है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों पर आप निर्भर हो जाते हो। यही चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो हुआ, और यही चीज़ भारतवर्ष में भी हो रहा है। भारतवर्ष में भी 9-10 अधिकारी हैं, 12 अधिकारी होंगे जिन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री निर्भर हैं, और उनसे ही वो राय मशवरा लेते हैं, और राय मशवरा करके उनको कोई कैबिनेट से मतलब नहीं है। उसी तो उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट से कोई मतलब नहीं था। मंत्रियों ने यही आरोप लगाया है। और आपको याद होगा कि 2019 के दिसंबर में जब विधानसभा चल रही थी, विधानसभा के अंदर ही
200 से ऊपर विधायकों ने वेल में आकर आंदोलन कर दिया था, धरना दे दिया था अपनी ही सरकार के खिलाफ, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उस सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार तो उसी दिन आप समझ लीजिए गिर गई थी, सरकार का ग्राउंड उसी दिन समाप्त हो गया था। लेकिन ठीक है, बीच में कोरोना काल आ गया, फिर CA/NRC के मुद्दे पर इन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की। 2 वर्ष तो कोरोना ही में चला गया, तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। लेकिन अब जब डिलीवर नहीं कर पाए हैं, अभी भी तमाम पद रिक्त हैं, उन पदों को नहीं भरा गया। जितनी भी भर्तियां निकली गई, उनको भर्तियों में क्या हुआ, भर्तियां एक तरफ निकली, दूसरी तरफ से पेपर लीक हो गए, भर्तियां वह एज इट इज़ रुक गई। तो इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं देने का काम किया। इन्होंने किसी तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है ये सोचते हैं कि हम 5 किलो अनाज देकर लोगों का वोट ले पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो उखड़ ही उखड़ रही है, उत्तराखंड में भी जा रही है। ये पंजाब में जिस तरीके से अलगाव करने की कोशिश की, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की, पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की, वहाँ के दलित चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने की कोशिश, वो भी बेनकाब हो गया। पता चला कि प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि मैं बच के आया, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, कार्यकर्ता ही झंडा लेके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके, उनका जिंदाबाद का, उसी से डर कर प्रधानमंत्री वापस आ गए। तो ऐसी भी चीज़ें निकल के आ गई और बेनकाब हो गया। और जिस तरीके 1 साल तक हम लोग किसान आंदोलन में जुटे रहे और किसानों की समस्याओं को हमने देखा, सरकार ने किस तरीके से बदनाम करने के, पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी लगाया करते थे। देश को अपने किसानों पर गर्व था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कही जाती थी। वहाँ पर किसान जब आए तो किसानों का आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, तुर्किस्तानी, मक्किस्तानी क्या क्या कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के, और 700 750 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा ये देख रही है। और ये पवित्र आत्मा, जो निर्दोष लोग थे उनको मरना पड़ा, उनकी शहादत हुई। जिस तरीके से इनके मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी से रौंदा लोगों को, उस पर भी अभी तक न्याय नहीं मिला। और अभी देखिए कि प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा अहंकार में हैं, और उनका मंत्रिमंडल में भी टेनी मिश्रा बैठे हुए हैं, जिनके लड़के ने गाड़ियों से रौंद दिया लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब विषय बने हुए हैं, समस्याएं बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की सफाई और लौटने का दौर शुरू हो गया है। और मुझे आशा है कि भारत में अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर भारत चलेगा। 2022 में इनकी जितनी मौजूदा सरकारें, उनकी भी विदाई तय है, और 2024 में प्रधानमंत्री की विदाई तय हो जाएगी। उसके बाद ही देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई हमारे बाप परदादाओं ने लड़ा। आज़ाद हिंद फौज में हमारे परदादा रहे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी को बचाने की लड़ाई उनका परपोता लड़ रहा है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।